तो कैसे हैं क्लास नाइन्थ के चुन्नू मुन्नू। बिल्कुल क्लास नाइन्थ के चुन्नू मुन्नू के ही लिए ये वीडियो हम बनाए हैं। और आप अगर यहाँ तक आए हैं और क्लास नाइन्थ में हैं या फिर आप कोई भी क्लास में हैं और मैथ के बेसिक्स को मजबूत करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आप आए हैं। सबसे पहली बात, हम बस 2 मिनट के अंदर आपको बेनिफिट बताते हैं कि अगर ये वीडियो 30 से 45 मिनट का होने वाला है, ठीक है, तो 30 मिनट तक अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आप अच्छा खासा सक्षम हो जाइएगा कि नाइन्थ के मैथ के कोई भी टॉपिक आपसे अगर कोई पूछता है ना तो आप उसको बता पाइएगा। हर एक चैप्टर का हम 30 मिनट का वीडियो लाते हैं। 30 से 45 मिनट में हम लोग उस पूरे चैप्टर का निचोड़ निकालते हैं कि इस पूरे चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से गुण धर्म इसमें याद रखने हैं, कौन कौन से बात इसमें ऐसे ऐसे है जो हम लोगों को ध्यान रखना है, याद रखना है, बस वही। उसके अलावा हम लोग कुछ चर्चा ही नहीं करते हैं। तो आज हम लोग 9th क्लास के लिए खास करके, अगर 9th क्लास में आप हैं तो आप बने रहिएगा। तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला है? तो आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर ये नाम सुन के डर लगता है कि यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय क्या होता है, कक्षा 9 में ये अध्याय नंबर 5 है, आप एनसीईआरटी में उलट करके जब देखिएगा तो यूक्लिड के ज्यामितीय परिचय जब आप एक बार ये अभी 30 मिनट का देख लीजिएगा ना, तो किसी को भी आप पढ़ा सकिएगा, किसी को भी आप बता सकिएगा। इस चैप्टर का सबसे मेन खजाना पता है क्या है? आप आइए, आपको हम खजाना दिखाते हैं। इसका मेन खजाना देखिए, ये है अभिगृहित। अगर आप ये 7 अभिगृहित, थाला फॉर ए रीजन, 7 अभिगृहित हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। ये 7 अभिगृहित समझ में आ गया, यानी कि ये चैप्टर पूरा आपको समझ में आ गया। अगर खुद से आप इसको रीड करते हैं तो आपको समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल दे करके बता देंगे आपको तो 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत कॉमन सा, बेसिक सा, आसान सा अभिगृहित रहेगा। अभिगृहित कहते किसको? सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, ठीक है, वो हमारा खजाना इस चैप्टर का। तो आपको 30 से 45 मिनट पेशेंस रखना है, आराम से बैठ जाना है, एक नोट ले लेना है, साथ में मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखते भी चलना है। लिखना जरूरी है ब्रदर, जब तक तुम लिखोगे नहीं। पढ़ाई का मतलब देखो सिंपल है, अभी ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है वर्जन। पहले क्या था, कोचिंग जाना था, आपको पाठशाला जाना था, स्कूल गए, वहाँ पे टीचर आए, रिस्पेक्ट किए, बैठे आराम से, कॉपी वॉपी निकाले, अपना जो सब्जेक्ट है उसका बुक निकाले, वो सर टॉपिक कुछ बताएं, उसको हम लोग समझें, समझने के बाद वो लिखवाएं, उससे बाद उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करवाएं, ऐसा होता था। सेम वैसा ही यहाँ भी करना है आपको। खुद के साथ यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? खुद के साथ आपको यहाँ पे ईमानदार रहना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे क्या है कि क्लास में आप खुद के साथ ईमानदार रहिए या ना रहिए, जब आपको डंडा पड़ता था तो आप ईमानदार बन जाते थे और वहाँ पे चीज़ों को सही से करते थे। यहाँ पे बस यही फ़र्क है कि कोई आपको पीटने वाला नहीं रहेगा। तो आपको खुद के साथ खुद को ईमानदारी से पढ़ाई करना पड़ेगा। और जो भी टॉपिक्स हैं वो अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा बार ट्राई करना पड़ेगा, बस यही है। और आसान हो गया है, आधा घंटा के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं ऑनलाइन में। बस आपका कैपेसिटी होना चाहिए ग्रहण करने का, जो कि अभी के समय के स्टूडेंट्स का तो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। उसको तुम नॉलेज देते जाओ, ग्रहण करते जाओ। अब भूलते भी उतना ही जल्दी जाता है, लेकिन वो तो रिवाइज पे डिपेंड करता है कि आप जितना रिवीजन कीजिएगा ना बाद में, उतना आपको याद रहेगा। तो आज हम लोग यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय खत्म करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी का जो समय ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, तो आपको अगर अच्छा करना है लाइफ में और आगे कुछ अच्छा सोच रखे हैं तो आपको अपनाना पड़ेगा ऑनलाइन पढ़ाई को, है ना। नहीं अपना पाइएगा तो आप दुनिया से पीछे रह जाइए। जो काम आप 4 से 5 घंटा में कीजिएगा, वही अगला आदमी अगर आधा घंटा में करके निकल दे रहा है तो बताइए आपसे आगे वो है या नहीं है? बिल्कुल आगे है। और आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप अपने मन को नहीं मार पा रहे हैं, मोबाइल में सिर्फ रील देख पा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपकी गलती होगी और इससे आपका लॉस होगा। और ऐसा लॉस छोटा मोटा लॉस नहीं हो रहा है, ये आपकी लाइफ का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है, 30 मिनट तक देखना है और समझना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो उसमें पढ़ना है ना। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय क्या है? देखिए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो वर्ड है ज्यामिति, इसका मतलब क्या होता है। तो जो ज्यामिति वर्ड है ये 2 से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रीन मिल करके बना है जियोमेट्री। ज्यामिति का अंग्रेजी होता है जियोमेट्री, तो इसका अंग्रेजी होता है जियोमेट्री। तो ये वर्ड जो है वो बना है ज्यामिति, इसका हिंदी वर्ड ज्यामिति। तो ये बना है 2 वर्ड से, जियो प्लस मेट्रीन। तो जियोमेट्री मतलब होता है, जियो मतलब होता है भूमि और मेट्रीन मतलब होता है मापन। जियोमेट्री का पूरा अर्थ हुआ भूमि का मापन। तो पहले के समय में जैसे मिस्र के वासी थे, सिंधु घाटी पर रहने वाले थे, या प्राचीन भारत की बात करें हम लोग, प्राचीन भारत में जो भी चीज़ें बनती थी
तो भूमि मापने के लिए या फिर कोई भी चीज मापने के लिए यूज किया जाता था कोई ना कोई तरीका, यूज किया जाता था ना। जैसे नील नदी की बाढ़ के बाद खेतों की सीमाएं बनाना, पिरामिड का निर्माण करना। पिरामिड देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं, अभी आप बच्चे हैं, 9th में हैं, तो एक बार फोन में जरूर देख लीजिएगा। पिरामिड कितना सुंदर और खास चीज है, देख करके ही अचंभा लगता है कि पहले के जमाना में उतना कुछ भी नहीं था टेक्नोलॉजी, तो उतना लंबा लंबा पिरामिड बनाया कैसे आदमी, हाँ बना कैसे? तो ये आप देख सकते हैं। तो ये सारा चीज जो सिंधु घाटी नियोजित शहर समांतर सड़कें, सड़क बना रहा है तो समांतर बन रहा है, कैसे बन रहा है? पक्की ईंटें लगा रहा है, ईंटें जो भी लगा रहा है वो निश्चित शेप का लग रहा है। पहले की जमाना की बात हो रहा है यार, ध्यान दो इधर, क्या पहले के समय की बात हो रहा है? ये सब चीजें पहले के समय में हुआ था। तो ये सब चीजें हुआ था, तो ये आदमी सटीक कैसे कर रहा था, है ना? वो जो भी काम था ये आदमी सटीक कैसे कर रहा था। जैसे शूल्ब सूत्र वेदियों का सटीक ज्यामितीय निर्माण, शूल्ब सूत्र जैसे यज्ञ करते देखे हैं, तो उसमें एक बनाया जाता था चारों तरफ से, तो वो भी एक शूल्ब सूत्र की तरह था। तो वो सारा चीज एकदम सटीक कैसे बन रहा है? अभी जैसे रोड बन रहा है तो एकदम समांतर जा रहा है, दोनों लाइन कैसे बन रहा है? अगर आप पिरामिड की बात करें, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा और इस तरह से ट्रायंगल शेप का चारों तीन तरफ रहता है, तो ये बन कैसे रहा था? इसका कौन मापन कर रहा था? तब इसके लिए हम लोग समझेंगे कि एक महान गणितज्ञ थे, बहुत महान गणितज्ञ, एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था? यूक्लिड, जो कि मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में शिक्षक थे। जैसे अभी हम शिक्षक हैं, टीचर, वैसे ही वो यूक्लिड जो थे वो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक शिक्षक थे। इनका ऐतिहासिक योगदान ये है, इनका ऐतिहासिक योगदान है कि ये दुनिया भर में जितना गणित उस समय था, जितना भी दुनिया भर में गणित बिखरा हुआ था, उसको ये इकट्ठा किए। और इनका एक बुक है एलिमेंट्स, इनका एक प्रसिद्ध बुक है एलिमेंट्स। और सारे उस समय के सारे गणित, जैसे कि कोई भी चीज का पढ़ाई स्टार्ट हुआ, कहने का मतलब है कि खोज स्टार्ट हुआ भी कह सकते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, जो सब साइंस में आता है, फिर मैथ है, फिर हमारा लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये सब स्टार्टिंग से कोई ना कोई धीरे धीरे योगदान देते गया, फिर अभी जाकर के वो बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, लगभग ठीक ठाक उसमें हम लोग ग्रोथ कर चुके हैं, बहुत चीज़ों को समझ चुके हैं। वैसे ही ये जो थे, जिनका नाम था यूक्लिड, ये मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में पढ़ाते थे और ये दुनिया भर के सभी गणितीय ज्ञान को इकट्ठा किए। और इनका सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें सब बहुत मेन पॉइंट है मैथ के, वो है जिसका नाम है एलिमेंट्स। क्या नाम है? एलिमेंट्स। इस ग्रंथ को 13 अध्यायों, ये जो एलिमेंट्स पुस्तक है, इसको ये 13 अध्याय में बांटे हुए हैं, पुस्तिका में व्यवस्थित किया। 13 अध्याय में ये पुस्तक बनाए हैं, यही है, देख लीजिएगा इनको। रिस्पेक्टेड पर्सन जिनका नाम है यूक्लिड, बस इनके बारे में ये कॉमन सी बात है। ये सब क्या है? एक बेस तैयार हो रहा है, बेस तैयार हो रहा है ये सब, है ना? अब उस बेस के आधार पे हम लोग को जो इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा, बस जो बता रहे हैं वो समझो। अभी तो लिखना कुछ नहीं था, बस समझना था, दिमाग तुम्हारा खुले, ऐसा समझो, है ना? अभी जो दो तीन पॉइंट्स बताए हैं, वो बस क्या करना है, तुमको समझना है कि हाँ ऐसे ऐसे था। सबसे पहले यूक्लिड नाम के एक थे जो अलेक्जेंड्रिया के, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में पढ़ाते थे, वो सारे गणितों को इकट्ठा किए थे, मतलब पहले के गणितज्ञ वो थे। अब हम लोग समझते हैं अदृश्य की ओर सफर। अदृश्य की ओर सफर करते हैं, मतलब वैसी चीजें जिसको ज्यादातर नहीं देख पा रहे हैं, तो उसकी ओर सफर कर समझते हैं उसके बारे में। जैसे सबसे पहले ठोस क्या होता है। अगर हम लोग बात करें यूक्लिड की, तो ठोस के बारे में क्या परिभाषा दिए थे? तो ठोस के बारे में बोले थे जिनका 3 बीमा हो, जिनका 3 बीमा हो, क्या क्या हो? तो उसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और मोटाई हो, उसको हम लोग ठोस कहते थे। ठोस यानी सॉलिड किसको कहते थे? इसको लिखते चलना है नोट्स में आराम से, सुंदर से। ठोस हम लोग किसको कहते थे? जिसमें 3 बीमाएं हो, क्या क्या हो? लंबाई हो, चौड़ाई हो और मोटाई हो, उसको हम लोग ठोस कहते थे। फिर सरफेस किसको कहते थे? पृष्ठ। जैसे कि ये हमारा एक सरफेस है, ये बोर्ड का एक सरफेस है ना जी, ये क्या है? एक सरफेस है। तो ऐसा ही बात आई कि सरफेस किसे कहेंगे? तो सरफेस जिसमें 2 बीमाएं हो, क्या क्या होना चाहिए? लंबाई हो और चौड़ाई हो। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों होगा, उसको हम लोग ठोस बोलेंगे। जिसमें सिर्फ 2 बीमाएं हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग पृष्ठ, सरफेस बोलेंगे। रेखा यानी लाइन किसको बोलेंगे? यहाँ पे एक ऐसे खींच दी, ये रहा लाइन, रेखा टेढ़ा मेढ़ा खींच दिए, तो लाइन किसको हम लोग बोले थे? तो उनके अनुसार लाइन जो है जिसमें एक बीमा हो, जिसमें केवल और केवल लंबाई हो, जिसमें केवल और केवल लंबाई हो, ना चौड़ाई हो ना मोटाई, केवल और केवल लंबाई हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। फिर बिंदु की बात करते हैं। बिंदु यानी पॉइंट किसको बोलते हैं? जिसमें कोई बीमा ना हो और जिसका कोई भाग ना हो, बस एक तरह से ऐसे पेन उठाएं, एक सरफेस लिए, उस सरफेस पे इसको ऐसे टच करवा दिए, तो ये जो बना
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। अलेक्जेंड्रिया के जो ये गणितज्ञ थे जिनका नाम था क्या, यूक्लिड, इनके अनुसार ये चारों चीज़ों की परिभाषा इस तरह से है। यानी कि 9th में हम लोगों को सबसे पहले इस सारे चीज़ों का डेफिनेशन की तरह से याद रखना है। इसको हम लंबा भी लिखवा सकते थे, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है लंबा लिखने का, और लंबा जैसा इसको परिभाषित करके याद करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। बस आपको समझना है और ध्यान में रखना है और नोट्स बना लेना है ताकि उसको रिवाइज करते रहें। सुंदर से इसको लिखना है आपको सबसे पहले कि ठोस किसको कहेंगे, तो जिसमें 3 विमाएँ हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो। और ठोस में वर्ग, ठोस में हम लोग क्यूब पढ़ेंगे कि क्यूबिक पढ़ेंगे वो तो अंदर की बात है, लेकिन ऊपरी ऊपरी अगर कोई ठोस है जिसमें 3 विमा हो, लंबाई भी हो जाएगा, चौड़ाई भी हो जाएगा, मोटाई भी हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। जैसे आपको ये चार्जर दिख रहा होगा, ये चार्जर देखिए, इधर लंबाई भी है ना, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है ना। हाँ, तो इसको हम लोग एक ठोस कह सकते हैं। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब सिर्फ अगर इसके ऊपरी सरफेस की बात करें, मान लो सिर्फ ऊपरी सरफेस की, तो ये क्या हो गया, हमारा पृष्ठ हो गया सरफेस, इसमें 2 विमा हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई होगा या नहीं। और इस मार्कर की बात करें तो ये एक लाइन की तरह हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक विमा होगा, सिर्फ लंबाई होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। एक पॉइंट की बात करें तो अगर हम लोग इस पे ऐसा एक बिंदु या फिर इसके निडिल को देखें हम लोग, तो ये एक बिंदु की तरह है। निडिल दिख रहा है सबको, इसकी निडिल को अगर हम लोग देखें तो ये एक बिंदु की तरह सिर्फ है। आगे हम लोग समझते हैं। अब अपने भाषा में हम लोग इसको एक बार डिफाइन करके याद रखेंगे कि बिंदु किसको कहेंगे, तो बिंदु जिसका कोई भाग नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। रेखा जिसमें चौड़ाई रहित लंबाई, चौड़ाई रहित लंबाई मतलब हुआ, इट मीन्स जिसमें चौड़ाई नहीं हो, सिर्फ लंबाई हो, और वो रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। मतलब कि अभी हम लोग बस इतना समझ रहे हैं कि रेखा अगर बोल दी है, इसका मतलब ये नहीं कि सीधा होगा, वो ऐसे ऐसे बना दिए, ठीक है, इसमें चौड़ाई नहीं है, सिर्फ लंबाई, चौड़ाई रहित लंबाई रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। रेखा जो बनता है वो बिंदु से ही मिल करके बनता है। जैसे एक बिंदु हुआ ना जी, इस और बिंदु बनाते गए छोटा छोटा बिंदु बनाते गए, तो उसी से क्या बन गया, रेखा बन गया। सीधी रेखा किसको बोलेंगे हम, फटाफट नोट करते जरूर जाना है आप लोगों को। सीधी रेखा तो जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित हो, मतलब जो अभी बिंदु बना रहे थे उसके साथ सपाट रूप से एकदम सीधे स्थित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीधी रेखा बोलते हैं। फिर पृष्ठ किसको बोलते हैं, अगर बात करें पृष्ठ किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना है, जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसके किनारे रेखाएं होते हैं। जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होगा उसको हम लोग पृष्ठ बोलते हैं, और इसके किनारे में आपको रेखा ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, इसके किनारे में आपको रेखा दिखेगा और इसमें केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई होगा। अगर बात कर दे कि लंबाई हो, चौड़ाई हो और साथ में मोटाई भी हो, तो हम लोग फटाक से बोलेंगे कि वो पृष्ठ ना ही है, वो क्या है, ठोस है। बस मतलब कि हम लोगों को बेसिक सा ज्ञान धीरे धीरे छोटा छोटा कम कम 9th में लेते जाना है, और यही सब चीज़ आगे जा करके जब हम पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं ज़्यादा और डीपली, तो यूज़ करते हैं और समझ में आ जाता है। अब देखो अभी ये तो पहले की गणित की बात हो गई, जो भी हम बोले हैं कि यूक्लिड नाम के वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार इनका परिभाषा दी। लेकिन अभी के जो गणितज्ञ हैं, अभी जो गणित चल रहा है आधुनिक गणित में, तो इस तीनों चारों चीज़ों को अनडिफाइंड मानता है। जैसे बिंदु हुआ, नोट पॉइंट करके लिख लेना, रेखा हुआ या पृष्ठ हुआ, इसको अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित माना जाता है अभी के समय में। कि आप बिंदु को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, आप रेखा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, और पृष्ठ को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो ये पुराने गणित में तो इस तरह से इसको परिभाषित किया गया था, दिख रहा होगा पीछे ऐसे ऐसे, लेकिन अभी के समय में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, कि अभी के समय में इसको अपरिभाषित माना जाता है, अनडिफाइंड माना जाता है। ठीक है, एकदम ध्यान याद रखना। अब इतना आप समझ गए, तो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो कि हम लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभिगृहित किसको कहते हैं। अभिगृहित पहले तो पढ़ने के लिए सीख लो, अभिगृहित किसको कहेंगे। तो अभिगृहित हम लोग उसको कहते हैं गणित में, अभिगृहित हम लोग गणित में उसको कहते हैं, ये ऐसे सार्वभौमिक सत्य हैं जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, और ये पूरे गणित पर लागू होता है। मतलब कि गणित में जब हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं, तो गणित में 7 ऐसे सार्वभौमिक सत्य हैं जिसको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको हम लोग सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। जैसे एक छोटा सा पहले एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग सार्वभौमिक सत्य को पढ़ेंगे, उसको हम लोग अभिगृहित बोलते हैं। 7 अभिगृहित है। लाइन अगर हम यहाँ से A से B तक बनाए हैं, इसको 2 भाग में बांट दिए, इस टोटल को हम लोग थ्री बोले, ठीक है,
और इसको बोल दिए 1, इसको बोल दिए 2। या तो इसको मीटर समझ सकते हैं या इकाई समझ सकते हैं। इकाई मतलब इसका कोई मानक रूप होगा, या तो मीटर होगा या तो किलोमीटर, कुछ भी होगा। इसको 1 इकाई मान लिए और इसको 2 इकाई मान लिए। ये भी एक प्रकार का अभिग्रहित है जो कि आगे समझ में आएगा। तो बात ये है कि ये 3 जो है वो 1 + 2 के बराबर है। 3 जो है 1 + 2 के बराबर है। ये मैथ का एक अभिग्रहित है, इसको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, अगर इस बिंदु को C बोल दें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो AB है, यानी ये टोटल AB जो है ये किसके बराबर है, तो AC + CB या फिर BC के बराबर। यानी कि वह चीज है जिसको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको हम लोग अभिग्रहित बोलते हैं। अब ये अभिग्रहित जो है हम लोगों को 7 पढ़ना है। कितना अभिग्रहित पढ़ना है? 7। फिर से ध्यान दो, अभी कुछ कोई पूछे अभिग्रहित क्या होता है, या फिर आप ही किसी को समझाना चाहें तो कैसे समझाइएगा, तो उसको बताना है कि गणित में जब हम लोग वैसे सार्वभौमिक सत्य को पढ़ते हैं जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, और ये पूरे गणित पर लागू होता है। और जब तक मैथमेटिक्स आप पढ़िएगा ये पूरे मैथमेटिक्स पर लागू होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिग्रहित बोलते हैं। ये सार्वभौमिक सत्य हैं। पहला अभिग्रहित क्या है? पहला अभिग्रहित है जो वस्तुएं, बहुत इंपॉर्टेंट अभिग्रहित है पहला और बहुत आसान सा है। पहला अभिग्रहित है जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो वे परस्पर बराबर होती है। अब देखो तुमको ये बात समझ में नहीं आएगा, बहुत तकलीफ होगा समझने में कि अरे यार क्या बोलती हैं, कुछ तो समझ ही नहीं है। जो वस्तुएं एक ही के बराबर हो वे परस्पर बराबर होते हैं। आओ इसको पहले तुम नोट करो, और नोट करके नीचे जगह खाली छोड़ो और हम बताते हैं इसको कैसे समझना है। पहला अभिग्रहित लिख लिया? लिखो, जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो वे परस्पर बराबर होते हैं। समझेंगे हम लोग। अभिग्रहित पढ़ रहे हैं, अभिग्रहित नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। क्या था? जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो वो परस्पर बराबर होते हैं। मतलब समझ लो कि ए कोई वस्तु है, या फिर हाँ ए कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 5 kg है, लेकिन उसके अलावा 2 वस्तु और है, बी और सी। बी और सी, तो हम बोले हैं, ध्यान से सुनना, कि एक बी के बराबर है, यानी कि बी कितना केजी है? 5 kg। मान लो कोई चीज है, मान लो चीनी है, ए बी सी 3 चीनी है। ए के पास चीनी है, बी के पास चीनी है, सी के पास चीनी है। तो ए के पास 5 kg चीनी है, और हम आपको बोले हैं कि बी के पास भी 5 kg चीनी है, यानी कि हम बोले हैं कि ए बी के बराबर है। हम बस ए का वैल्यू दे दिए कि 5 kg है, और हम आपको बोल दिए कि ए बी के बराबर है। फिर हम आपको बोल दिए कि बी जो है सी के बराबर है। फिर क्या बोल दिए? कि बी जो है सी के बराबर है। तो बी 5 kg है तो सी भी कितना होगा जी? 5 kg। ध्यान से समझना, बहुत बेसिक सी बातें हैं, और थोड़ा सा एक सुई के बराबर आपके दिमाग में कुछ अटका हुआ रहेगा, वही समझने नहीं देगा। वो अटका हुआ अनलॉक हो गया, आपको समझ में आ जाएगा। तो अनलॉक कैसे होगा? जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। हम क्या बोले कि ए के पास 5 kg चीनी है, और बी और सी के पास पता नहीं है। बी और सी के पास पता नहीं है। ए के पास 5 kg चीनी है, लेकिन हम बोल दिए कि ए बी के बराबर है। तो ए बी के बराबर है तो बी भी कितना हो जाएगा? 5 kg। फिर हम बोले हैं कि बी सी के बराबर है, तो बी 5 kg तो सी भी कितना होगा? 5 kg। अब बताना है आपको कि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ए और सी में क्या संबंध होगा? यही है अभिग्रहित नंबर फर्स्ट। अभिग्रहित नंबर फर्स्ट यही है जो कहता है कि अगर आपको ऐसा कोई भी दुनिया में या गणित में जो वस्तुएं दिखें जो एक ही वस्तु के बराबर, 2 वस्तुएं दिखें, ऐसे 2 वस्तुएं दिखें जो एक ही वस्तु के बराबर है, तो वे परस्पर बराबर होती है। यानी कि आपको समझना होगा इस बात को कि यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये मान लो एक वस्तु का भार है, और ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगा? इसके बराबर होगा। बहुत सिंपल सा फंडा है, फिर से समझना है। अभिग्रहित नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अगर ए जो है 6 kg है, ए बी सी 3 चीज है, यहाँ पे तीनों का भार दिया हुआ है, ठीक है। और अगर ए जो है बी के बराबर है और बी जो है सी के बराबर है, तो ए 6 kg है तो बी भी कितना होगा? 6 kg। सी भी कितना होगा? 6 kg। तो गणित का सबसे पहला नियम यही आपको बताता है कि अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा, यानी कि ए भी जो होगा वो सी के बराबर होगा। यही है हमारी अभिग्रहित नंबर फर्स्ट। समझ में आया?
सबको समझ में आया कैसे अभिगृहित नंबर फर्स्ट है हमारा? जो अभिगृहित नंबर फर्स्ट क्या है जो समझ में आया? बहुत बेसिक सा रूल है कि अगर जो वस्तुएं एक दूसरे के बराबर होती है, देखो फिर से इधर ध्यान दो, इसको रिपीट करना है बार बार और कोई भी जगह पे लागू कर लेना है। जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो वे परस्पर बराबर होती है। दो वस्तुएं, यहाँ पे जो की जगह दो लिखाएगा, ठीक है, यहाँ पे दो लिख लेना जो की जगह। दो वस्तुएं अगर एक ही वस्तु के बराबर है तो वे परस्पर बराबर होती है, यानी कि परस्पर करने का मतलब हुआ तीनों एक तीसरे से बराबर होता है। दो वस्तु अगर एक ही के बराबर है तो तीनों। अब ये देखो, अगर तुम थोड़ा सा चालाक स्टूडेंट है, ठीक ठाक पढ़ रहा है, पढ़ने में थोड़ा सा मन लगा रहा है, तो तुमको ये बकवास अभिगृहित लगेगा, क्योंकि अब के समय में ये तो कॉमन बात हो गया ना। अब तो ये सब समझता है अभिगृहित क्या करेगा। अब तो ये नॉर्मल सी चीज है जिस जो कि समझ में ही विकसित हो गया है, दिमाग में ही ये समझ विकसित हो गया है। अब इसको अभिगृहित में रखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, हमको ऐसा लगता है। दिमाग में एक समझ यही विकसित हो गया है कि अब तो हम लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि अगर मेरे इतना पैसा रामू के पास है और रामू इतना पैसा मोहन के पास है, मेरे इतना पैसा रामू के पास है और रामू इतना पैसा मोहन के पास है, तो मेरे इतना ही ना मोहन के पास भी है। तीनों परस्पर बराबर हुए या नहीं हुए? बिल्कुल। वैसा ही अगर ए का भार 6 kg है, बी का भार 6 kg है, सी का 6 kg है, ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, तो ए सी भी बराबर होगा। यहाँ से हमारा अभिगृहित वन का कल्याण हुआ। क्या हुआ? कल्याण। अब हम लोग पढ़ते हैं अभिगृहित नंबर सेकेंड क्या कहता है। सेकेंड कहता है कि ये चैप्टर पूरा फील करने का है, इसमें ना ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन है, ना ज़्यादा जोड़ घटाव गुना भागा है, बस फील करना है, समझना है। बराबरों को बराबरों से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होती है। बहुत सिंपल सा रूल है। कह रहा है कि अगर कोई बराबर है और उसको एक और बराबर से जोड़ते हैं तो जो पूर्ण आएगा वो भी बराबर ही आएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? आइए समझते हैं। बस आपको ये बात समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे ए और बी कोई चीज है जो बराबर है, अभिगृहित नंबर 2, ए और बी कुछ भी है मान लो जो बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गया। अगर बराबर को एक बराबर से जोड़े, यानी कि दोनों को अगर कोई और बराबर बराबर संख्या से जोड़ेंगे तो जो आएगा वो भी तो बराबर ही होगा ना। यानी कि अगर मेरे पास 10 रुपया है, आपके पास भी 10 रुपया है और हम दोनों बराबर बराबर हैं, है या नहीं? अब हम दोनों बराबर बराबर को एक और बराबर पैसा से जोड़ा जाए, यानी कि मान लो 5 रुपया हमें भी जोड़ दिए और 5 रुपया आप में भी, तो जो आया वो भी क्या होगा? बराबर। बहुत सिंपल अभिगृहित है, हमको लगता है बहुत कॉमन चीज है, जो कि अभी के स्टूडेंट्स के लिए ये तो एक सोच है। आप इतना सोच विकसित कर लिए होंगे कि आप इस सोच को समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे कैसे क्या क्या बोल रहा है। अभिगृहित नंबर यही बोल रहा है कि अगर एक दो कोई चीज बराबर है और उस दोनों को बराबर बराबर संख्या से जोड़ेंगे तो जो आएगा वो भी क्या होगा? बराबर ही होगा। ए और बी अगर बराबर है और उसको हम लोग दो से जोड़ दिए, या मान लो 3 से जोड़ दिए, मान लो 4, लेकिन जो जोड़ना है बराबर संख्या से जोड़ना है, तब जो आएगा वो क्या होगा? बराबर ही होगा। समझ में आई बात? बराबरों को बराबर से जोड़े जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। याद रहेगा? बिल्कुल, ये तो इजी था। थर्ड नंबर क्या बोलता है? थर्ड नंबर अभिगृहित आपको बोल रहा है कि बराबरों को बराबर से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। ये भी उसी प्रकार है जैसे पीछे था कि ए और बी बराबर है और उसमें कोई बराबर संख्या से हम लोग घटा रहे हैं, मान लो 2 घटा दिए, इधर भी 2 घटा दिए, तो क्या दोनों आएगा जो बदल जाएगा? नहीं, सेम ही होगा। मान लो ए बी का आने का मतलब होगा 5 बराबर 5, दोनों बराबर है या नहीं? हाँ। अब इसको बराबर बराबर से घटाओ, यानी कि मान लो 5 में 2 घटाएं, इधर भी 2 घटाएं, तो इधर जो आया और उधर जो आया दोनों बराबर आया या नहीं? बस यही अभिगृहित नंबर थर्ड। और इसी के अपोजिट अगर इसमें हम लोग जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं और इधर भी 2 जोड़ते हैं, तो जो आया वो बराबर आया या नहीं? बिल्कुल आया। अब यहीं पे सिर्फ याद रखना है कि बराबर बराबर से जोड़े घटाएंगे तभी ये रूल काम करेगा। फिर है नेक्स्ट अभिगृहित नंबर 4 कि परस्पर संपाती कोइंसिडेंट वस्तुएं बराबर होती है। परस्पर संपाती वस्तुएं बराबर होती है का थोड़ा सा हमको गलत नहीं लगता है, लेकिन है तो पढ़ना पड़ेगा। ये बोलता है कि परस्पर संपाती का मतलब है कि अगर 10 रुपया का नोट है, उसी के ऊपर अगर ऐसे 10 रुपया का नोट रख दिए तो दोनों परस्पर संपाती हो गया, एक दूसरे को ढक रहा है।
तो एक दूसरे को ढक रहा है एकदम परस्पर एक दूसरे को, यानी कि अगर ये इसको ढक रहा है और अपोजिट करते हैं तो ये भी इसको ढक रहा है, तब कहेंगे कि ये बराबर है। परस्पर संपाती का मतलब यही। तो दुनिया में अगर आपको ऐसी कोई भी चीज दिखेगा जो परस्पर संपाती होगा, कॉन्सिडेंट होगा, परस्पर संपाती होगा, कॉन्सिडेंट होगा, तो वे वस्तुएं क्या होती है? बराबर होती है। फिर कह रहा है कि पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है। बहुत इजी है। पांचवा अभिग्रहित, पांचवा क्या है कि पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण कहने का मतलब है कि 5 हुआ पूर्ण। अब इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं, 3 + 2, 3 और 2 में। तो ये जो पूर्ण है हमेशा अपने भाग से बड़ा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे ये लकड़ी है, इसको बीच से काट दिए तो ये जितना पूरा था, ये जितना पूरा था उससे तो, ये जितना पूरा था उससे तो हमेशा छोटा ही होगा इसका भाग, यानी भाग से हमेशा बड़ा ही होगा पूर्ण। बहुत इजी रूल है ये, तो हम लोगों को अच्छा से पता है, अच्छा से तुमको पता है। लेकिन यही हम लोगों को अभिग्रहित नंबर 5 में पढ़ना है कि कोई चीज जो है वो पूरा है और उसको 2 भाग में तोड़ देते हैं या 3 भाग में तोड़ देते हैं तो वो अपने भाग से हमेशा बड़ा ही होगा। छठा क्या बोल रहा है? छठा बोल रहा है कि एक ही वस्तुएं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुएं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं तो बकैती है। ये तो नॉर्मल सी बात है जो हम लोग समझ सकते हैं इस बात को, कि अगर 2 वस्तुएं का भार बराबर है, ए बराबर 5 kg है और बी बराबर 6 kg है, सॉरी 5 kg है, तब ना बराबर होगा। 2 बराबर वस्तुएं के दुगने, 5 को दुगना करो जी 10, इसको भी दुगना करो जी 10। तो ये है कि अगर 2 वस्तुएं इस दुनिया में हैं और दोनों बराबर हैं तो उसके दुगना करेंगे तो अभी क्या होगा? बराबर ही होगा। 2, अगर एक ही वस्तु है, 2 वस्तु है लेकिन दोनों एक ही है, इट मीन्स दोनों का जो मान है वो समान है, तो अगर उसको हम लोग 2 गुना करते हैं तो परस्पर बराबर ही होते हैं। 7वां नंबर पॉइंट है कि एक ही वस्तुएं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अगर कोई दुनिया में एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है और वही ऊपर वाला रूल, अभी दुगना किए थे तो बराबर ही आया था, उसी प्रकार अगर हम लोग हाफ करते हैं, आधा करते हैं, तब भी क्या आएगा? बराबर ही आएगा। बहुत बेसिक सा रूल था हमारा ये अभिग्रहित, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल। अब हम लोग अभिधारणा को समझते हैं। 5 अभिधारणा हम लोगों को पढ़ना है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? अभिग्रहित, जो सार्वभौमिक सत्य है, जो गणित में हर एक जगह पर लागू होता है। अब हम लोगों को समझना है कि अभिधारणाएं क्या होती है। अभिधारणाएं क्या होती है? तो विशेष रूप से केवल ज्यामिति के लिए सत्य, वे सत्य जो केवल ज्यामिति के लिए, ज्योमेट्री के लिए सत्य है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिधारणाएं बोलते हैं। अभिगृहित किसको बोल रहे थे? वे सत्य जो पूरे गणित के लिए सत्य था, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ था, सार्वभौमिक सत्य था, उसको हम लोग बोलते थे अभिगृहित। और वे सत्य जो सिर्फ ज्यामिति के लिए सत्य है, उसको हम लोग बोलते हैं अभिधारणाएं। क्या बोलते हैं? टोटल हम लोगों को 5 अभिधारणा पढ़ना है, जो कि बहुत इजी है। देखो कैसे इजी है। पहला अभिधारणा ये है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। बकवास, तुम बताओ, एक बार में समझ नहीं जाएगा कि अगर 2 बिंदु कहीं पे दे दिए, बिंदु नंबर फर्स्ट यहाँ दे दिए, का है जी, हिल का है, बिंदु नंबर फर्स्ट यहाँ दे दिए, बिंदु नंबर सेकंड यहाँ दे दिए, तो कह रहा है कि दोनों के बीच में एक रेखा खींची जा सकती है। बिल्कुल खींची जा सकती है, तुमको भी पता है, हमको भी पता है। इसमें सोचने वाली बात है, एक 2 बिंदु है, उस दोनों बिंदु को अगर मिलाएंगे तो एक रेखा खींची जा सकती है। हाँ, दूसरा क्या है कि अगर शांत रेखा, मतलब कि दोनों तरफ से रेखा, शांत रेखा कब कहलाती है? जब दोनों तरफ से रुक गया हो। हाँ, दोनों तरफ चल रहा है तो वो अशांत रेखा नहीं है, लाइन सेगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इस तरह से 2 बिंदु के बीच में एक रेखा खींचे हैं तो इसको हम लोग शांत रेखा कह दिए। अब इस दोनों को दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि चल जाओ जहां जाना है तुमको उधर, और इधर भी चल जाओ तुमको जहां जाना है वहां, यानी अनिश्चित रूप से बहुत दूर तक दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिधारणा नंबर सेकेंड। थर्ड क्या है? थर्ड ये है, बहुत आसान सा है, किसी भी केंद्र और त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है। यानी कि कोई भी एक बिंदु को तुम केंद्र मान लो और वहां से एक त्रिज्या खींच लो और वहां से तुम बस घूम जाओ टोटली राउंड, तो इससे क्या कह रहा है कि एक वृत्त खींचा जा सकता है, जो कि कॉमन सी बात है, आपको भी पता है कि किसी भी केंद्र और त्रिज्या से वृत्त खींची जा सकती है। 4 नंबर अभिधारणा है। 4 नंबर कहता है कि सभी समकोण, समकोण बोले तो 90 डिग्री रेखाएं एवं कोण वाला चैप्टर नहीं देखे लगता है, आप फटाक से देखिए जाकर के। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपको जितना भी दुनिया में समकोण दिखेगा वो एक दूसरे के बराबर होगा, चाहे वो इस तरह से, अरे यार
देखो ये देखो, चाहे वो इस तरह से इतना छोटा हो चाहे वो इस तरह से बड़ा हो, ये समकोण है तो ये बराबर ही होगा, है या नहीं? सही बात है या नहीं? बिल्कुल, समकोण है तो बराबर ही ना होगा, या बड़ा लाइन के बीच में बने या छोटा लाइन के बीच में बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी धारणा नंबर 5 जो कि लास्ट है हमारा, क्या है? यदि दो रेखाओं को तीसरी रेखा काटे, यदि दो रेखाओं को तीसरी रेखा काटे और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, तो वे उसकी ओर मिलेगी, तो वे उसी ओर मिलेगी। देखो कह रहा है ना, ये हमारे पास दो रेखाएं हैं और इस तरह से खींचा हुआ है, किधर मिलेगा हम लोगों को पता है? ये दोनों रेखा किधर मिलेगा हम लोगों को पता है? नहीं पता है, तो यही बताना चाह रहा है कि पता है किधर मिलेगा, किधर? तो ये रेखा जाकर के उधर ही मिलेगा जिधर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा, यानी इधर के अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री से कम है तो ये इधर ही जाकर के मिलेगा, और इधर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम है तो इधर ही मिलेगा। अब आपको ये लाइन दिख रहा होगा, इधर के अंतः कोणों का मान योग जो है दोनों का, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा 180 डिग्री से कम होगा, इसीलिए इधर ही जाकर के आगे मिलेगा। ऊपर तो ये इधर भागेगा, ऊपर नहीं मिलेगा। बहुत बेसिक सा रूल था कि अगर दो लाइन है इस तरह से, कोई रेखा उसको काट रहा है तो दो अंतः कोण बनेगा, ऊपर भी नीचे भी, तो जिधर काटेगा, मतलब ये लाइन जो दोनों बढ़ाएंगे ऊपर, तो किधर काटेगा? तो उधर ही काटेगा जिधर दोनों के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम। ये था हमारा विशेष रूप से ज्यामितीय के लिए लागू होने वाले सार्वभौमिक सत्य, जो जिसको हम लोग अभिधारणाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिधारणाएं बोलते हैं। अब आगे थोड़ी सी और कुछ बातें हैं, कुछ चीजों का तार्किक प्रमाण ले लेते हैं। किसका तार्किक प्रमाण? जैसे कि बात ये हुआ कि ए से बी तक एक ए और सी एक बिंदु खींचे, ए और सी एक बिंदु खींचे, ए को सी से मिला दिए, फिर बी में एक बिंदु डाल करके इसको दो भाग में तोड़ दिए। दो भाग में क्या कर दिए? तोड़ दिए। तो हम लोग कैसे कहेंगे इसको? ए से बी तक, ए से सी तक, ए और सी दो बिंदु था, ए से सी तक एक रेखा खींच दिए हैं और बीच में इसको दो भाग में बांट दिए हैं, ए बी और बी सी। यहाँ से यहाँ ए बी, यहाँ से यहाँ बी सी। तो हम लोग कैसे कहेंगे कि ये प्लस ए इज इक्वल टू टोटल? हाँ, कैसे बोलेंगे हम ये बात? कहीं तो प्रूव होना चाहिए था ना। बिंदु बी, ए और सी के बीच स्थित सिद्ध करना है कि अगर ए बी प्लस बी सी करेंगे तो वो ए सी के बराबर आएगा। तो ये हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? अभिधारणा के मदद से कि अभिगृहित के मदद से? तो हम लोग देखो कैसे सिद्ध करेंगे। हम लोग जानते हैं कि पूरी तरह से संपाती अगर है, आकृति ए बी प्लस बी सी रेखाखंड ए सी के पूरी तरह से संपाती है, और यूक्लिड का अभिगृहित नंबर 4 क्या बोलता है? यूक्लिड का अभिगृहित नंबर 4, आप 4 दिखाते हैं तुमको। अभिगृहित नंबर 4 ये बोलता है कि परस्पर संपाती वस्तुएं बराबर होती है, परस्पर संपाती वस्तुएं बराबर होती है। तो इसको तुम दो तरह से सोचो। कैसे दो तरह से सोचो? पहले सोचो कि टोटल एसी है, टोटल एसी। अब टोटल एसी जो है उसको ये सोचो कि ए बी प्लस बी सी कहाँ है। टोटल एसी को अब तुम छोड़ दो, अब तुम सोचो कि ए बी प्लस बी सी कहाँ है। तो आपको समझ में आएगा कि टोटल एसी जहां है ठीक उसी के ऊपर ही ना ए बी प्लस बी सी है। यही कह रहा है कि आकृति में ए बी प्लस बी सी जो है, वो ए बी प्लस बी सी जो है वो टोटल एसी के ऊपर ही ना है, पूरी तरह से संपाती ही ना है। तो यूक्लिड का अभिगृहित नंबर 4 क्या बोला कि जब जो दो वस्तुएं परस्पर संपाती हों तो वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसीलिए ए बी प्लस बी सी जो ए सी के बराबर होगा। बहुत बेसिक सा चीज था, बस समझना था, समझ विकसित करना था। कैसे समझ विकसित करेंगे? हम अभी अभी पढ़े हैं कि प्रॉपर अगर दो वस्तुएं एक दूसरे के संपाती हो तो बराबर होते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग तरह से सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि ए सी दिख रहा होगा, ए से सी तक दिख रहा है ए सी। अब ठीक इसी के ऊपर आपको ए बी प्लस बी सी दिख रहा होगा। ए बी प्लस बी सी कहाँ है? तो ठीक ए सी के ऊपर ही ना है जी, ए बी प्लस बी सी कहीं और थोड़ी है, ठीक इसी के ऊपर संपाती है या नहीं? तो इसी को कहेंगे हम लोग। ऐसे भी बना सकते थे कि मानो यहाँ ए और ये सी अंदर में, ठीक है, और ठीक ए बी प्लस बी सी इसके ऊपर है, इसके ऊपर रेड कलर से बना देते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इसके ठीक ऊपर है। तो बता एक दूसरे के संपाती है, तो इसीलिए संपाती है तो बराबर होगा। हम लोग नॉर्मल कहेंगे कि आपको दिख रहा होगा कि ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के साथ संपाती है, इसीलिए यूक्लिड का अभिगृहित नंबर 4 ये कहता है कि जो वस्तुएं परस्पर संपाती हो वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, अतः ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर होगा। बताइए कोई दिक्कत होगा यहाँ तक समझने में?
यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बताइए। कोई भी दिक्कत होगा? नहीं होगा, नहीं दिक्कत होगा। अब देखो समबाहु त्रिभुज की रचना। समबाहु त्रिभुज हम लोग किसको कहेंगे? तो वे त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो। एक ट्रायंगल बनाइए आप और उसके चारों भुजा अगर बराबर है तो उसको हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की रचना कैसे होगा? तो सबसे पहले ए बी रेखाखंड पे समबाहु त्रिभुज बनाना है। दिख रहा है यहाँ पे ए बी रेखाखंड पर समबाहु त्रिभुज बनाना। प्रमाण का तर्क है, अगर ए सी ए बी के बराबर है, एक ही वृत्त में एक ही त्रिज्या है, बीसी ए बी दूसरे वृत्त बी की त्रिज्या है, यूक्लिड का अभिगृहित नंबर 1, जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो वो परस्पर बराबर होती हैं, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब कैसे ये हुआ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी समबाहु त्रिभुज? देखो सबसे पहले आराम से समझो, दिखना चाहिए तुमको, आकृति अगर दिख गया ना तो समझ जाएगा। यहाँ पे तुमको ये वाला वृत्त दिख रहा होगा, ये वाला वृत्त दिख रहा है, ये वाला वृत्त दिख रहा है तुमको, दिख रहा है ना? अब तुम पहले जिसको सर्कल किए उसको देखो, फिर तुम देखना। तो बताओ ए से सी तक क्या है इस वृत्त की? जो ब्लैक कलर का वृत्त है, जो ब्लैक कलर का वृत्त है, उस वृत्त में जो एसी लाइन बनाए वो क्या है? त्रिज्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए से बी तक तुम देखो, बताओ ए से बी तक ये क्या है? जैसे कि हम लोग माप नहीं ले रहे हैं किस चीज का, किस उसको क्या बोलते हैं, स्केल। स्केल से हम लोग माप नहीं रहे कि 4 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर इधर, नहीं माप रहे। बिना मापे हम लोगों को बनाना है तो कैसे? तो एक वृत्त, पहले इस वृत्त को देखो, इस वृत्त को देखो, इस ब्लैक वाले वृत्त में एसी को देखो और एबी को देखो और बताओ कि ये इस मूल बिंदु, इस वृत्त के केंद्र से बॉर्डर को टच कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? यानी कि एसी और एबी क्या है? इस वृत्त का त्रिज्या है। अब दूसरे वृत्त को देखो, दूसरा वृत्त जो बनाएंगे वो पहले वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, बस शर्त ये है, शर्त ये है कि दूसरा वृत्त जो बनाएंगे वो पहले वृत्त के एक केंद्र से तो गुजरेगा और एक जहां पे बिंदु हम लोग त्रिज्या लिए वहां से गुजरेगा। तो ये दूसरा वृत्त रेड वाला देखो, दूसरा वृत्त रेड वाला देखो। अब इस दूसरे वृत्त को ध्यान से तुम देखो और बताओ, इस दूसरे वृत्त के लिए हमारा केंद्र बी हो गया, इस दूसरे वृत्त के लिए हमारा केंद्र क्या हो गया? बी। अब इस दूसरे वृत्त के लिए केंद्र बी है, तो रेड वाला फिर से देखो और बताओ ए बी क्या है? तो दूसरे वृत्त के लिए ए बी हमारा त्रिज्या है। फिर दूसरे वृत्त के लिए बीसी क्या है? तो दूसरे वृत्त के लिए बीसी हमारा त्रिज्या है। हाँ, और हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब ऐसा हो, जब ऐसा हो, सबसे पहली बात क्या क्या हम लोग पढ़े हैं? पहला तो हम लोग ब्लैक वाला वृत्त देखेंगे और ब्लैक वाला वृत्त में ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी जो है ए सी के बराबर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये एक ही वृत्त के दो त्रिज्या है, तो एक ही वृत्त में 10 को त्रिज्या तो बनेगा नहीं, एक ही वृत्त में तो सब त्रिज्या तो बराबर ही होगा। ठीक है, अब फिर हम लोग इस बी पे चाप रख करके हम लोग ए और सी को मिलाते हुए ऐसे एक वृत्त बनाए हैं जो रेड वाला आपको दिख रहा होगा। इसमें ए बी जो है बी सी के बराबर है, ए बी जो है बी सी के बराबर है। देखो ए बी जो है बी सी के बराबर है। और हम लोग अभिगृहित नंबर फर्स्ट में ही पढ़े थे कि जो वस्तुएं एक दूसरे के बराबर है वो परस्पर बराबर होती है। यानी कि ए बी अगर ए सी के बराबर है और ए बी बी सी के बराबर है तो ए बी भी तो ए सी के बराबर होगा। अगर ए बी ए सी के बराबर है और ए बी बी सी के बराबर है तो तीनों एक तीसरे से ना बराबर होगा जी, यानी कि ए सी ए बी बी सी तीनों बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। हम लोग समबाहु त्रिभुज को प्रूव कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे प्रूव करेंगे कि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर है। तो इसके लिए हमारे पास अभिगृहित नंबर फर्स्ट का यूज किए हैं और दो वृत्त बनाए हैं और इसके बीच में ये जो बन रहा है त्रिज्याओं से वृत्त, यही सॉरी वृत्त के त्रिज्याओं से त्रिभुज, यही क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। समझ में आई बात? हाँ, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोगों को क्या समझना है? नेक्स्ट हम लोगों को एनसीईआरटी में प्रमेय नंबर 5.1 को ध्यान से समझना है कि प्रमेय 5.1 क्या है। तो कह रहा है दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है, ये वाला रेखा आपको दिख रहा होगा, टोटल को देखिए, ये वाला रेखा आपको दिख रहा होगा, रेड कलर से लिखते हैं ये वाला रेखा और ये वाला रेखा। अब दोनों में कह रहा है कि क्या एक से अधिक, इस तरह से रेखा अगर हम लोग बनाए हैं तो दोनों में दो रेखा बनाए हैं और दोनों एक पी बिंदु पे काटते हुए जा रही है। पी बिंदु पे दोनों रेखा काटते हुए जा रही है। ध्यान से समझो, सुनो, बस जो बोल रहे हैं वो सुनो। दो रेखा बनाए हैं और दोनों रेखा पी बिंदु पे काटती हुई जा रही है। तो क्या इसके अलावा कोई और एक बिंदु ऐसा होगा जहां पे कटेगा?
कटेगा इट मीन्स उभयनिष्ठ होगा। एक बिंदु P उभयनिष्ठ है दोनों रेखा के लिए, इसके अलावा भी कोई और उभयनिष्ठ बिंदु होगा? नहीं होगा बेटा। मान ले कि दो रेखा L और M दो बिंदु P और Q पर काटती है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, इसका अर्थ है कि P और Q दो रेखाएं गुजर रही है, लेकिन अभिगृहित 5.1 कहता है कि दो भिन्न बिंदुओं केवल एक ही अद्वितीय रेखा पर खींची जा सकती है। हमारी मान्यता गलत हुई। हम लोग मान्यता गलत कैसे किए? सबसे पहले मान लिए दो रेखा इस तरह से काटे गुजारे और P और Q पर बोल दिए कि काट रहा है। ये तो P पर सच में काट रहा है लेकिन Q पर काट नहीं रहा है, नहीं ना। तो हमारे पास लेकिन अभिगृहित 5.1 कहता है कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अब P और Q दो बिंदु है, अब इस दो बिंदु से हम लोग कितना रेखा खींच सकते हैं जो बताओ? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो बकवास लगा था क्या कि हम लोग पीछे जो ये पढ़े थे, देखो तुम बुला के दिखा देते हैं तब ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। हम लोग जो ये पढ़े हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये अभिगृहित हम लोगों को बताता है कि आपको जो ये दो बिंदु दिख रहा है P और Q, इसके बीच में केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को दो रेखा खींच दी है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो हम लोग अभी अभिगृहित अभिधारणा को यूज करके, अभिगृहित बोलो अभिधारणा बोलो, उसको यूज करके प्रूव कर दिए हैं कि ये बात गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। बहुत ईजी था ब्रदर, देखो एक बार फिर से समझा देते हैं। पीछे आ जाओ। हमारे पास एक रेखा लिए जिसका नाम दिए LM, एक और रेखा लिए जिसका नाम दिए PQ मान लो। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं? P एक बिंदु उभयनिष्ठ ले लिए हैं और एक बिंदु Q ले लिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि दो बिंदु के बीच में केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये दूसरा कहाँ से आएगा? पॉसिबल हो पाएगा कि दोनों एक ही बिंदु पे हो? नहीं होगा। एक बिंदु पर दो रेखा एक ही बार उभयनिष्ठ हो सकता है, दो बिंदु पर उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। इस तरह का रेखा एक गया इधर, एक गया इधर, तो ये एक ही बिंदु पे उभयनिष्ठ होगा। कभी नहीं होगा कि एक और बिंदु इसका उभयनिष्ठ हो जाएगा। मतलब ये रेखा एक के बार काटेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरा बार काटे। ऐसे मोटा मोटी याद रखो तुम बस ऐसे, ठीक है। अब इतना अगर आप समझ गए हैं तो बहुत चालाक है, बहुत पढ़ने में तेज बच्चा है। अब हम लोगों को समझना है फ्लेफेयर का अभिगृहित। फ्लेफेयर कोई मैथमेटिशियन थे, उनका अभिगृहित क्या है? तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा का सरल और लोकप्रिय रूप। हम लोग जब यूक्लिड का अभिधारणा पढ़ रहे थे तो उसका 5वां जो अभिधारणा था, 5वां अभिधारणा किधर गया? आ जाओ, ये रहा 5वां अभिधारणा। ये है ना, यदि दो रेखाओं को तीसरी रेखा से काटे तो एक ही ओर 180 डिग्री से कम हो तो उसी ओर मिलती है। इसका सबसे विस्तारित रूप यही दिए थे, फ्लेयर, ठीक है। ये क्या बोले थे? फ्लेयर बोले थे कि प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M होती है जो P से होकर गुजरती है और L के समांतर होती है। सरल शब्दों में कहें तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। यानी कि अगर ऐसा हो कि हम लोग दो प्रतिच्छेदी रेखा बनाए हैं तो कभी नहीं होगा कि वो दोनों प्रतिच्छेदी रेखा एक ही रेखा के समांतर होगा। ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पे देखो कितना बना दिए। सबसे पहले तो M एक रेखा ले लिए, L एक रेखा ले लिए। अब कह रहा है LM तो समांतर हम लोग मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मानने की कोई जरूरत नहीं है। अब कह रहा है अगर यहाँ से हम लोग इसको ऐसे प्रतिच्छेद कर रहे हैं और ठीक यहीं पे इसको ऐसे प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो कभी ऐसा होगा कि ये और ये समांतर हो? नहीं होगा। कभी भी ऐसा होगा कि ये दोनों समांतर हो? नहीं होगा। यही कहता है कि प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M होती है जो P से होकर गुजरती है। ओके, तो और L समांतर होती है। L एक ऐसी समांतर ले लिए और इस पे M पे तो बहुत सारे रेखा गुजार रहे हैं जो P से होकर के गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है? P से होकर के गुजर रहा है। M एक रेखा है, उसी के समांतर L एक रेखा ले लिए और M रेखा पर ही P से होकर के बहुत सारे रेखा अगर प्रतिच्छेदी रेखा को गुजारते हैं तो हम लोगों को ये याद रखना है कि दो प्रतिच्छेदी रेखा एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती है। तो इस बिंदु पर जो दो प्रतिच्छेदी रेखा होगा वो एक ही रेखा के समांतर कभी भी नहीं होगा। बस यही है हमारा। ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेफेयर का अभिगृहित, ठीक है, याद रहेगा। अब हम लोगों को पढ़ना है नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री। नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री क्या है? अयूक्लिडीय ज्यामिति जो यूक्लिड ज्योमेट्री में नहीं है। नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री में हम लोगों को ध्यान देना है कि क्या यूक्लिड की ज्यामिति हर जगह लागू होगी? नहीं। यूक्लिड की ज्यामिति केवल सपाट फ्लैट पृष्ठों के लिए सत्य है। हम लोग जो भी यूक्लिड की ज्यामिति पढ़े हैं वो केवल सपाट के लिए
प्रूव किया गया है। गोलाकार ज्यामिति, ब्रह्मांड या पृथ्वी जैसे गोल पृष्ठों पर रेखाएं सीधी नहीं होती है। यह एक त्रिभुज के कोणों के योग 180 से अधिक हो सकता है। यानी कि अभी हम लोग जो अभिगृहित पढ़े हैं ना, हाँ, वो केवल किसके लिए, बस तुमको जो बोल रहे हैं उतना याद रखो, बाकी ये सबके पॉइंट्स के चक्कर में मत पड़ो। अभी नन यूक्लिड का मतलब है कि जो यूक्लिड पढ़े हैं उसका एक लिमिट है, सीमा है, वो कहाँ कहाँ लगेगा यूक्लिड के अभिगृहित। तो सबसे पहली बात ये केवल सपाट के लिए, सपाट पृष्ठों के लिए लगेगा। उस समय उतना तो विकसित नहीं ना हो गया था जी कि 3D 4D सब समझ रहा है आदमी ने ना, नहीं समझ रहा था, सिर्फ सपाट को समझ रहा था ना, ऐसे प्लेन को। तो इसीलिए ये जो उनका अभिगृहित था वो केवल कहाँ, तो यूक्लिड की ज्यामिति केवल सपाट यानी फ्लैट पृष्ठों के लिए सत्य है। जैसे हमारा ये अर्थ है ना, तो इस अर्थ में कहता है कि ब्रह्मांड या पृथ्वी जैसे गोल पृष्ठों पर रेखाएं सीधी नहीं होती। सबसे पहली पॉइंट तो रेखा सीधी नहीं होती है। यहाँ एक त्रिभुज के कोणों के योग 180 से भी अधिक हो सकता है। इसीलिए ये यूक्लिड जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोलते हैं, अभिगृहित या अभिधारणा पढ़े हैं, ये केवल किसके लिए लागू होगा, तो सपाट के लिए, फ्लैट के लिए लागू होगा। याद रहेगा। त्वरित प्रश्न उत्तर, चलो बताओ फटाफट, आंसर बताना है, लेकिन आंसर तो हम ऑलरेडी लिख के ला चुके हैं, तो कोई बात नहीं। करा एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, असंख्य रेखा खींचा। अगर हम लोग एक बिंदु लेते हैं, एक बिंदु, दो बिंदु नहीं, एक बिंदु, तो एक बिंदु से होकर कितना रेखा खींचा जा सकता है, लो इसी से होकर जा रहा है, इसी यही बिंदु से होकर जा रहा है, कितना खींच देंगे, बहुत सारा, तो ये कहता है असंख्य रेखा खींची जा सकता है, तो ये असत्य होगा। दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, नहीं गधा, दो बिंदु है, एक और दो, ये दोनों से होकर के तो एक ही रेखा गुजरेगा ना। कभी ऐसा होगा कि एक के अलावा कोई और रेखा, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, दोनों से होकर के मात्र एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, तो ये भी असत्य होगा। करा एक शांत रेखा को दोनों ओर निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, हाँ, एक शांत रेखा को दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ये सत्य हो गया। चौथा कार्य, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, संपाती वस्तुएं बराबर होती है, बिल्कुल सही है। अगर दो वृत्त बराबर है तो उनका त्रिज्या तो बराबर होगा ही, यानी कि हमारा ये दोनों सत्य हो गया, ऊपर का दोनों असत्य हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन बहुत छोटा सा था। यानी यूक्लिड की ज्यामिति में हम लोगों को क्या क्या समझना था, इस पूरे चैप्टर का माइंड ग्राफ ये रहा हमारा, इस पूरे चैप्टर का माइंड ग्राफ ये रहा कि सबसे पहले हम लोगों को परिभाषाएं समझना था, जो पहले देखे गए हैं वो 3D के बारे में, सॉरी पृष्ठ के बारे में या फिर ठोस के बारे में। फिर क्या और माना जाता है, और फिर हम लोगों को समझना है अभिगृहित क्या है, फिर हम लोगों को समझना है अभिधारणा है। बस यही तीन चीज तो समझना है इस पूरे चैप्टर में। तीन इंपॉर्टेंट चीज ये है भैया, तुम ध्यान से बस पढ़ लो, बाकी तुम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लो, देख लो, मेरे हम प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, उसके बाद तुमको कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले परिभाषाएं 3-4 था, वो याद रखना था, अभिगृहित वो याद रखना था, अभिधारणाएं वो याद रखना था। यानी पूरा चैप्टर में हम कुछ और नहीं ला करके सिर्फ यही इसीलिए लाए हैं ताकि आप आज कलम कम चलाएं और दिमाग ज्यादा चलाएं और चीजों को समझें। मात्र 7 अभिगृहित हम लोगों को समझना था, 5 अभिधारणा समझना था और एक 3-4 परिभाषा समझना था। अगर ये दिमाग आपका ठीक ठाक चल करके समझ हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। नोट तो कर ही लिए होंगे आप, किए हैं या नहीं, नोट किए हैं या नहीं किए हैं? अभिगृहित क्या था जी, जो पूरे गणित के लिए सार्वभौमिक सत्य है। फिर अभिधारणा क्या था, जो विशेष रूप के ज्यामिति के नियम के लिए सत्य है। जैसे हम बोल दिए ना 3D के लिए नहीं सत्य होगा, वो सिर्फ सपाट के लिए सत्य होगा। परिभाषाएं हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। दो भिन्न रेखाओं एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो विभिन्न रेखाओं के एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते हैं। दो विभिन्न रेखा अगर हम लोग बनाए हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये था हमारा। याद रखने योग्य बातें क्या हैं, याद रखने योग्य बातें हैं कि ज्यामिति की शुरुआत हमारे आसपास के संसारों को मापने के लिए हुई थी। यूक्लिड ने इसे एक तार्किक और सिद्ध ढांचा दिया था। अभ्यास कार्य, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखिए, आपके लिए होमवर्क है जो घर से कर अभी कीजिए और कमेंट में ही लिख दीजिए, नहीं तो कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए और फिर कमेंट में भी लिख दीजिए कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा क्या था, बताओ। अभिगृहित नहीं, अभिधारणा 5वां। फिर है, यदि बिंदु सी रेखाखंड ए बी के बीच में है और ए सी बी सी है तो सिद्ध करे कि ए सी जो है हाफ ए बी के बराबर है। कर रहा है ना, देखो इधर देखो, यदि बिंदु सी ए बी के बीच में है, ए बी और इसके बीच में यहाँ पे सी, और कह रहा है कि ए सी जो है वो इस बी सी के बराबर है, ये बीच में, तब आपको प्रूव करना है कि ए सी जो है हाफ ए बी के बराबर है। तो कैसे कीजिए, बताइए कैसे कीजिएगा। बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं कर करके।
कर देते हैं, बहुत कम समय लगेगा। ए बी, ये हमारा सी बिंदु है। अब कहा दिया था कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, ए सी जो है बी सी के बराबर। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए सी जो है वो हाफ ए बी, ए सी जो है वो हाफ ए बी, ये प्रूव करना है, ए सी जो है वो हाफ ए बी। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को अभिगृहित नंबर कौन था, उससे याद है ये बात कि जो संपाती रेखाएं होती है वो परस्पर बराबर होती है। संपाती रेखाएं या संपाती वस्तुएं, मतलब कि ए बी जो है वो बराबर होता है किसके, तो ए सी प्लस ए बी के। किसके बराबर होता है, ए सी प्लस ए बी के। अब इस ए सी के जगह पे हम लोग, ए सी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी, सॉरी ए बी जो है वो बराबर होता है ए सी प्लस ए बी के। नहीं, ये टोटल ए बी जो है वो बराबर होता है ए सी प्लस बी सी के। किसके बराबर होता है, ए सी प्लस बी सी के। इस टोटल ए बी को देखिए, इस टोटल ए बी को देखिए, इस टोटल ए बी को देखिए, ये टोटल ए बी जो है इस ए सी प्लस इस बी सी के बराबर होगा या नहीं, ए सी प्लस बी सी के बराबर होगा या नहीं, बिल्कुल लिख दिया वहाँ पे। अब इस ए सी के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ए सी को तो रहने देना है। अब हमारे पास समीकरण क्या है, तो ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। अब क्या करते हैं, इस बी सी को साइड कर देते हैं, इस बी सी के जगह पे हम लोग ए सी लिख देते हैं। ऐसा क्यों किए, पहले से ए सी था और हमारे पास ये बी सी था, तो बी सी को हटाएं, बी सी के जगह पे ए सी लिख दें। क्यों किए ऐसा, इसलिए किए क्योंकि दोनों बराबर है, तो ए सी की जगह बी सी की जगह ए सी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग ए सी प्लस ए सी जानते हैं कि कितना हो जाएगा, 2AC, और 2 को इधर लेके आ गए तो 1/2 AB इज इक्वल टू हो जाएगा AC। यही तो प्रूव करना था, देख लो तुम, हो गया प्रूव। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिक सी बातें को कवर की हैं, और भी इसके चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप NCERT के साथ देख सकते हैं। अभी इस पूरे वीडियो में हम लोग बस ये 3 चीज़ पढ़े हैं, अभिधारणा क्या होता है, अभिगृहित क्या होता है, और कुछ परिभाषा देखनी है। किसका किसका परिभाषा, बिंदु का, रेखा का और पृष्ठ का। लेकिन क्या कह रहा है कि आज इन्हें अपरिभाषित माना, तो ये सब तो पीछे हम बता दिए हैं, आज इन्हें क्या अपरिभाषित माना जाता है। ये 3 पॉइंट्स हम लोग पढ़े हैं और एक ये प्रूव किए हैं, और इसमें आप पहले ये हमको लिख के बताइए कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख चुके हैं बेसिक, और भी इसी तरह बेसिक सीखने के लिए, 10th की मैथ को पढ़ने के लिए या 9th के बेसिक्स को पढ़ने के लिए, 10th के बेसिक्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ के रखिए, सब्सक्राइब करके जाइए।